गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला, बट ज़ुहैब इज विद अस। ज़ुहैब, हाउ आर यू? मैं फाइन। ज़ुहैब, बड़ी गहरी किस्म की बात से आपने आज जब हम व्हेन वी वर वॉकिंग टू द स्टूडियो तो ज़ुहैब गहरी सोच में भी थे और कह रहे थे नहीं मैं ये बात ऑन एयर ही करूंगा। बताइए। ऐसे गहरी सोच में, ऐसे मैं अब अगर विजुअलाइज करें मुझे कि मैं आ रहा हूँ शो करने के लिए और हुमा बात करें, यार एक सेकंड में बात मैं सोच रहा हूँ। ये एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ, ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ था कि मैं बात करूंगा ऑन एयर। क्या बात है? बात ये है कि हाँ कुछ बात पहुँच, मैं ये समझता हूँ कि शो के आगाज़ में कुछ बात पहुँचानी चाहिए, कुछ सोच, कोई नज़रिया, कोई फिक्र देनी चाहिए। तो फिक्र ये है कि हम लोग अक्सर आपने सुना होगा, आप भी कहती होंगी, मैं भी कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि गुड डेज विल कम, यानी अच्छे दिन आएंगे। ओके, श्योर। अब ये अच्छे दिन आएंगे को अगर थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इकरार है इस बात का, यानी आप ये तस्लीम कर बैठे हैं कि आप जिस हाल में गुजर रहे हैं, यानी जो आपका हाल गुजर रहा है वो अच्छा नहीं है, यानी आपने पहले ही अपने हाल को बदहाल समझ लिया है कि मेरा हाल जो है वो ख़राब है। अच्छा, यहाँ तखसीस यानी एक्सेप्शंस उन लोगों की है कि जो वाकई दोज पीपल गोइंग थ्रू मिजरीज, ये वो तो उनको तो हटा दिया, वो तो है ही, उनके अल्लाह करे अच्छे दिन आए। लेकिन जिन लोगों के अच्छे दिन होते भी हैं, यानी उनको अल्लाह की हर नेमत मिली होती है और आसाइशें मिली हैं, जॉब अच्छी है, ठीक ठाक बच्चों को खिला, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि यार अच्छे दिन आएंगे यार। अच्छा, ओके, तो ये सोच जो है ना, ये वाला था ये। हाँ, तो ये सोच बदलने की जरूरत है। अच्छे दिन वही हैं जो आपके गुजर रहे हैं, ठीक है, और आपका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा अगर आपका हाल आप अपना अच्छा बना। ज़ुहैब, बात वैसे आपकी अच्छी थी और गहरी थी, लेकिन इस पे हम फिर कभी एक और एक्सटेंडेड तबसरा करेंगे क्योंकि अभी हमें टॉप स्टोरीज करनी चाहिए। हाउ अबाउट दैट? कीजिए, बिल्कुल कीजिए। क्रिकेट फैन के सामने और खुद क्रिकेट खेलने वाले के सामने आपने क्या दिखा दिया? क्या दिखा दिया? तो इसी में बात होती रही है। हम एक्सटेंडेड हैप्पी बर्थडे कर देंगे। श्रीलंका के खिलाफ ये थी जो ये वाला जो क्लिप था, क्या जबरदस्त स्विंग के सुल्तान वाकई। और हमारे जो अभी प्रेजेंट प्लेयर्स का जो हमने क्लिप आपको दिखाया था वो एक्चुअली कल का था और अब वैसे उनको अच्छा, हमारे जो प्रोड्यूसर है ना अहमद, वो भी साथ आपको हाँ बड़ी फास्ट बॉलिंग करते हैं, वो भी कमेंट्री हो रही है। अच्छा जी, बहुत क्रिकेट हो गया, थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं बिकॉज और हमारे पास बातें हैं। और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन के खिलाफ अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, बल्कि ऑपोजिशन को अगली टर्म के लिए चैलेंज भी देना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ज़ियारत में खिताब करते हुए वजीर आजम ने बड़े पुरएतमाद अंदाज में PTI की अगली हुकूमत बनने का दावा किया था। सुने क्या कहा। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इंशाल्लाह जो हम मुश्किल वक्त से निकले हैं, ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह, और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेज़ी से ऊपर जाएगा। कल ताजिकिस्तान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2025 में ताजिकिस्तान की माहौलियाती पॉलिसी की आलमी सतह पर हिमायत का यकीन भी दिलाया। जो मैं बिल्कुल आपको बैक करूंगा ताजिकिस्तान को कि 2025 को डिक्लेयर करेंगे वर्ल्ड ग्लेशियर ईयर, preservation of glaciers year 2025, ये जो उनकी प्रपोजल है इसको हम बैक करेंगे। अच्छा जी, आपको याद दिला दें कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत 2023 में ख़त्म हो रही है, लेकिन वज़ीर आज़म 2025 की बातें कर रहे हैं और इसकी वजह शायद यही हो कि अपोजिशन जमातें मुंतशिर हैं, और लेकिन लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा है कि इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है PTI के लिए इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, हुकूमत की ये स्टोरी बेहतर है कि जो वो फिगर्स को जो है वो फज करके कह रहे हैं कि 4% के ऊपर जो है वो जा रही है ग्रोथ रेट है, जबकि हमने 5.8 जो है वो छोड़ा था और आज जो है वो होना चाहिए था कोई 6 या 7 पॉइंट के ऊपर। जो हालात इस मुल्क के 17-18 में थे, ये उनसे जो है वो हालात पीछे गए हैं, इकॉनमी पीछे गई है, लोगों के हालात उससे बुरे हुए हैं, लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हुई है, लोगों की इनकम में जो है वो कमी हुई है। आवाम के अंदर हम भी मौजूद हैं, उनको इस मर्तबा अपनी इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल होगी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने हुकूमत की ये जो पुरएतमादी है इसका सारा मलबा नून लीग पर गिरा दिया।
ये नैरेटिव उनको बनाने की और खान साहब को ये उनकी बगले बजाने का मौका किसने फराहम कर दिया है? आज जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट की एक मरकजी जमात मुस्लिम लीग उनकी क़यादत कहे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहे कि इस हुकूमत को 5 साल चलना चाहिए, वो बात जो पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि इस्तीफे नहीं दें, पार्लियामान के अंदर जाके मौसर अपोजिशन का रोल अदा करें और इनको चलता करें, ये नहीं मान रहे थे। क्या करे पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो, मैं दुआ गो हूं उनके लिए। इमरान खान साहब तो इकोनॉमी अच्छी हो या खराब हो, जी का जाना ठहर गया है, इसलिए कि उनकी तो जो टोटल पॉलिटिक्स थी वो खुल के आवाम के सामने आ गई है। और आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान से भी यही तासुर मिलता है कि उन्हें भी यकीन नहीं कि अपोजिशन हुकूमत गिरा पाएगी। जो मौजूदा हुकूमत है ये 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, हमारी जद्दोजहद इस तसलसल के साथ उनके खिलाफ रहेगी कि तारीख़ उस पर क्रॉस का निशान लगाएगी और वो एक तारीख और सियाह सफ़ा होगा तारीख़ का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया और अपनी परफॉर्मेंस अवाम के सामने रखनी शुरू कर दी है। इस पर मौक़िफ़ लेते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, तो अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली हुकूमत भी उनकी ही होगी। मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में जाना है तो बतौर अपोजिशन अपनी परफॉर्मेंस बताना होगी। क्या कर लिया अपोजिशन ने इन 3 सालों में? कौन से अवाम दुश्मन इक़दामात रुकवा लिए? क्या बताएंगे अवाम को? जिस अपोजिशन पार्टी के हवाले से हमारी भी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां आइन के हवाले से है और वो होती हैं कि हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रखना और मुल्क में जो अवाम है उनके मफाद को उजागर करना और ये बताने की कोशिश करना अवाम को कि क्या उनकी मुश्किलात हैं और किस तरह से हुकूमत कामयाब हो रही है या फेल हो रही है। 3 साल में इस हुकूमत ने ज़ाहिर है डिलीवरी के हवाले से, चाहे वो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है या दूसरे जो भी इंडिकेटर्स हैं उसके हवाले से हम सबको पता है कि वो बुरे तरीके से नाकाम हुए और आज भी नाकाम है, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म साहब जो भी बोलते रहे। पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाना, उन इक़दामात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो गलत या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इल्लीगल या अवाम के मुफाद में अगर वो नहीं है इक़दामात तो उसको अपोज़ करना, चाहे हायर टैक्सेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मेरा ख्याल है हमने पिछले 3 साल में हर स्टेज पे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। एक उनकी इनकॉम्पिटेंस के हवाले से, दूसरे जो बहुत बड़ा मसला रहा है वो जो हमने देखा भी है, स्कैम्स, जो करप्शन जो हुई है, जो चीनी में, आटे में, LNG में, दवाइयों के केसेस में। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये कहिएगा कि अब तक मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज़ शरीफ को क्यों निकाला से शहबाज को क्यों नहीं निकाला के इर्द गिर्द उनकी सियासत घूम रही है और वो नारे भी ऐसे ही हैं, उनके जलसे जुलूस, असम्बली में तकारीर तक, ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा है। अवामी मसाइल के लिए नून लीग ने कोई मौसर आवाज़ नहीं उठाई है। इस पॉलिसी का दिफा क्या करेंगे आप अवाम के सामने? नवाज शरीफ का सिर्फ मसला नहीं है, मसला ये है कि पिछले 3-4 साल में जो इस मुल्क में हुआ है वो तो किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ था। एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो किया गया, तोड़ फोड़ की गई, उसका मैंडेट ज़बरदस्ती चुराया गया और फिर उसके बाद रेफरेंसेस फाइल हुए, जेलों में भेजा गया, कोर्ट कचहरी के में ये सारा कुछ होता रहा, नैब ने और ज़ाहिर है हुकूमत के कहने पर केसेस फाइल किए। तो हम क्या उसके आवाज़ नहीं उठाएंगे? अब अगर आप नवाज़ शरीफ को उठा के बंद कर दें या शहबाज शरीफ को उठा के बंद कर दें या मरियम नवाज़ को उठा के बंद कर दें और फिर कहें कि जी हम नवाज़ शरीफ के लिए बोल रहे थे, तो क्यों नहीं बोलेंगे? सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर है शहबाज शरीफ साहब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, मरियम नवाज़ सबसे पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान में, तो वो या शाहिद खाकन अब्बासी हैं या मिफ्ता इस्माइल हैं या जितने भी दूसरे लीडर्स हैं, तो वो तो हमारा राइट बनता है।
राइट जुबैर साहब, फाइनली ये भी बता दें कि अब ये किसी न किसी हद तक वाजे है कि अब इंतखाबात की ही तैयारी करना होगी। हुकूमत गिराने वाला काम तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा और मुश्किल भी है, तो फिर इंतखाबात की तैयारी में मुस्लिम लीग नून मुज़ाहमती बयानियाँ लेकर जाएगी या मुफाहमती, ये डिसीजन ले लिया आप लोगों ने? नहीं, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, गटमट करते हैं सब लोग कि जी एक या तो हम मुज़ाहमती बयानियाँ लेके जाएंगे या मुफाहमती। हम एक अपोजिशन जमात हैं और हम अपोजिशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप उसको कहें कि ये मुज़ाहमती बयानात हम दे रहे हैं या मुफाहमती, किस चीज़ की मुफाहमत करें, किससे मुफाहमत करें? हुकूमत पाकिस्तान से मुफाहमत करें, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुफाहमत करें जो हाथ मिलाना नहीं पसंद करते। ये मैंने 3 साल पहले कहा था, आज भी वो चैलेंज मौजूद है कि अगर वो पार्लियामेंट आते हैं इमरान खान साहब, एक तो वो पार्लियामेंट आते नहीं, आएँ और आके हाथ मिला लें। जो फ्रंट लाइन में 2-3 लोग अपोजिशन लीडर्स बैठे हैं, जब वो नहीं मिलाने के लिए तैयार है तो हम मुफाहमत किससे करने के लिए जाएँ, किसके पास जाए मुफाहमत करने के लिए? तो हम तो जाहिर सी बात है, अगर हमें जिस तरह से ट्रीट किया जाएगा हमारा रिएक्शन उसी हिसाब से होगा। हम कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ जंग नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है। हम आइन की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और अवाम की बहबूद के लिए। ये हमारी जंग है और इसी को लेके हम अपने इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। जब भी इलेक्शन का वक्त आएगा, अगले साल आए, इस साल आए, 2023 में आए, जब भी आएगा तो वो हम उस चीज़ को लेके जाएंगे। उसको आप क्या कहना चाहेंगे, मुफाहमत या मुज़ाहमत, वो तो आपकी चॉइस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब अपना मौक़िफ़ देने का और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ देने का, लेकिन शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुफाहमत का है। लेकिन ऑब्वियसली यही तो ज़ुबैर साहब ने अभी पूरे आखिरी जवाब में यही बताया कि ये परहैप्स ये मुफाहमत मुज़ाहमत ये हमारे अंदर है और हम उसको उस तरह डिसाइफर करना स्टार्ट हो जाते हैं। उनमें ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये उनका ये कहना था। पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि नून लीग वजह है इसकी जो एतमाद में नजर आ रही है हुकूमत, तो उनका मौक़िफ़ लेना हमारे साथ है और उन्हीं से पूछ लेते हैं। कायरा साहब, ऑपोजिशन कोई टफ टाइम नहीं दे सकी, हुकूमत गिरी नहीं, मौजूद है और अगली बार फिर हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद भी है, तो ये आज की हकीकत है। अब तो इंतखाबात की तैयारी ही होगी, पीपल्स पार्टी को आवाम को बताना होगा कि बतौर अपोजिशन आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो ये सोचा है आपने कि क्या बताएंगे और आवाम के ऑब्वियसली हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना था, वो किया नहीं हुआ, ये सारी बातें होनी है, तो क्या सोचा है? ये इसलिए है कि अपोजिशन जो है उसके अंदर दरारें हैं, उसके अंदर वो जो यकजहती थी वो नहीं है, जो बॉन्ड था वो नहीं है, लिहाजा गवर्नमेंट इससे ज़रा खुशी का इजहार कर रही है। ये कोई परमानेंट खुशी नहीं है, ये बहुत चंद दिनों के अंदर, ये बजट के कुछ दिन बाद ही आपको समझ आ जाएगी कि ये खुशी क्या थी। अब सवाल ये है कि अपोजिशन क्यों ठीक नहीं कर रही, अपोजिशन क्यों ठीक नहीं चल रही। अपोजिशन इकट्ठी हुई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि इस हुकूमत को चलता करना है, क्योंकि इन्होंने अवाम की जिंदगी में दुख भर दिया है, तकलीफें भर दी हैं, आग लगा दी है, और उसका तरीकाकार ये है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए और नई हुकूमत ला के अवाम को सहूलतें दी जाए। अब अगर गौर करें तो मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत तसलसल से ये कह रही है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, शाहिद खाकान साहब हो, राना तनवीर साहब हो, उनके बाकी क़यादत हो, ज़ुबैर उमर साहब हो, सबकी एक बड़ी मुत्तफ़िक़ा राय है कि इस हुकूमत को चलना चाहिए, इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने देने चाहिए। हमने तो उनको कहा था कि, और वो उनको कहते हैं मैं सूट करता है, हमने तो उन्हें कहा था कि एक बेहतरीन तरीका यह है कि हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद लाएं और उस अदम एतमाद के नतीजे में पंजाब हुकूमत जा सकती थी बड़ी आसानी से और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन बाद की बातों ने वाज़ेह किया कि वो इस हुकूमत को गिराने के मूड में नहीं है। ये है वजह जिससे हुकूमत में एतमाद आया है। अच्छा कायरा साहब, ये कहिएगा कि बिला शिरकत गैर 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन ने क्या किया इसके बजाय अगर आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है वो अवाम में लेकर जाएं, तो क्या अवाम इसको कबूल करेंगे? और बहैसियत पंजाब के यानी पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर, आप क्या समझते हैं कि वाकई सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दिखाकर पंजाब के लोग आपको वोट डालेंगे? सिंध में हेल्थ की सिचुएशन देख लें और पंजाब में देख लें, आपको समझ आ जाएगी।
कोविड हैंडलिंग उनकी देख लें, इनकी देख लें, आपको समझ आ जाएगी। वहाँ के जो सिंध के अंदर गरीब लोगों के लिए, हारियों के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं उसकी सूरत हाल देखनी हो तो आइए कंपेयर कर लेते हैं। और आप जब कभी चाहें तो मैं आपको होस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ चलें कि इस वक्त सिंध के अंदरून की सड़कों का क्या हाल है और पंजाब के अंदरून की सड़कों का क्या हाल है। हाँ, कराची और लाहौर का कंपैरिजन करें तो फिर यकीनन परेशानी की सूरत हाल है। और कराची किसी एक जमात का या किसी एक जमात से या सूबाई हुकूमत से ठीक होने वाला नहीं है, सब लोग इसको जानते हैं। और पीटीआई की हुकूमत ने आके तो लाहौर को भी हालात उसके खराब कर दिए हैं। कराची में भी अगर हमने कुछ किया है, कुछ बेहतरी लाए हैं, तो उसके नतीजे में ही हम कराची से वो सीटें जो हमने कभी नहीं जीती थी जीत रहे हैं। तो हम बहुत कुछ बताने की पोजीशन में होंगे। यकीनन हमें सिंध को शोकेस करना पड़ेगा अपने आइंदा इलेक्शन के लिए। जी खैरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। लेकिन ऑनेस्टली जब ये इंसिस्ट किया जाता है ना कि हालात देख लें, ये कंपैरिजन कर लें, वो कर लें, तो क्या हालात से हम कंपैरिजन करें? आई एम सॉरी टू से जो शख्स पाकिस्तानी जो काफ़ी पाकिस्तानी शहरों में फिरा हुआ है वो कराची को देख के शौक में चला जाता है, क्योंकि कराची से एक्सपेक्टेशन कुछ होती है। मेट्रोपॉलिटन शहर है आपका, कितनी आवाम इधर रहती है, कितना टैक्स जनरेट होता है यहाँ से, कितनी कमाई यहाँ से होती है, और हालत देखें ज़रा शहर की। तो लिहाजा बिल्कुल नहीं, और फिर ये थोड़ी सी हैरानी भी है इस बयान पे कि वो ये कह रहे हैं कि हमने सवाल किया तो शायद कुछ मुख्तलिफ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो मुतमईन है। यानी वो कह रहे हैं कि वो सिंध की परफॉर्मेंस पे पंजाब के लोगों ने वोट डालेंगे। पानी का मसला यहाँ पर, सीवेज का मसला यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट का मसला यहाँ पर, बिजली की लोड शेडिंग आए रो, मतलब कौन सा ऐसा मसला है जो यहाँ पर नहीं है? एग्जैक्टली मैं सोच रही थी कि कौन सा, मतलब और सारे फिर देखिए एक चीज़ है, अगर कंटिन्यूटी ना हो ना तो फिर आप शायद कह सकते हैं कि भाई हमें अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करने का मौका नहीं मिल सका। 2008 से 2021 आ गया, तो अब 13 साल में कराची और फिर कराची के अलावा भी हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, सखर, लाड़काना, शिकारपुर, मतलब आप चले जाएं तो मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि वो मुतमईन है और पंजाब के लोग आप डिनायल में हैं। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग डिनायल में हैं, बिकॉज ये बिल्कुल आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को कि हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं इधर। तो कह रहे हैं आगे चलते हैं और हमने एक ट्रिब्यूट, हैप्पी बर्थडे ट्रिब्यूट देना है जी। आज स्विंग के सुल्तान, फ़ख्र पाकिस्तान वसीम अकरम अपनी 55th सालगिरह मना रहे हैं। और ये तो हमने खैर आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, लेकिन एक ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट भी अभी हमने देखी है जो कि वसीम अकरम की वाइफ शनैरा अकरम ने उनके लिए की है। और उन्होंने उसमें लिखा है, अच्छा ये जो है बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे टू द लव ऑफ माय लाइफ, अ मैन दैट प्रूव्स दैट एज रियली इज जस्ट अ नंबर। तो लिहाजा ऑब्वियसली 55 आज उनकी सालगिरह है, 55वीं। और शनैरा का ये कहना है कि वाकई एक्चुअली वसीम अकरम की अगर आप एनर्जी देखें बिल्कुल, और कितने वो इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में, सोशल वर्क में, कितने आगे आगे वो रहते हैं। तो और आईसीसी ने भी देखे ट्वीट किया वसीम अकरम, और लेजेंड हैं, करना भी चाहिए था आईसीसी को। अगर दुनिया क्रिकेट के लिए खिदमात देखें वसीम वक़ार की, तो वसीम अकरम ये उनकी जहाँ जहाँ उन्होंने विकेट लिया और उसके बाद कैसे उसको सेलिब्रेट किया, ये वसीम अकरम की आप पिक्चर्स देख रहे हैं। बतौर कप्तान एक रोज़ा मैचेस में 158 विकेट्स हासिल करके सबसे कामयाब बॉलर होने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया। कमेंट्री भी की, कुछ हैट्रिक्स भी दिखाएं। हाँ, हैट्रिक्स भी दिखाएंगे, बात जल्दी से हो जाए, जल्दी। हाँ, शायकीन चौके छक्के देखने के मुंतज़िर हैं और पीएसएल पर जो बादल मंडला रहे हैं वो कुछ झटना शुरू हुए हैं। अब क्या कुछ हुआ है, सुहेल इमरान से जान लेते हैं इस बारे में कि कहाँ तक पहुंची है कहानी। सुहेल बताइएगा, कब तक पीएसएल हो जाएगा, कब तक होगा, और ये नई डेवलपमेंट के बारे में सुहेल पहले ज़रूर बताएं, क्योंकि ये तो ग्राउंड में उतरे हुए हैं सारे प्लेयर्स, तो ये मामला क्या खुल गया? जी भाई, ये लगातार तीसरा हफ्ता है कि हम लोग इसी जगह पर बैठकर वही बातें करें जो हम आज से 2 हफ्ते तकरीबन पहले भी दोहराई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पीएसएल के बाकी मादा मैचेस कराने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज फिर तीसरी मरतबा और 15वें रोज़ हम फिर वही वाली बात दोहरा रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। चैलेंज नहीं, दर्द सर बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पीएसएल, और उसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना कसूर है। इसका ना तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन अच्छी रखी, ना होमवर्क अच्छा किया, और ना ही कोई प्लान किया गया कि अगर अबू धाबी में मैचेस कराने का ऐलान किया गया तो उससे पहले वहाँ पर सख्त कवानीन का हमें सामना करना पड़ेगा। और यही वजह है कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन
और होमवर्क ना होने की वजह से आज फिर एक मरतबा जबकि दावा किया गया था कि 5 तक शुरू की जा सकती है पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मादा मैचेस, लेकिन अब वो 7, 8, 9 को भी होते हुए बड़े मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। और आज बड़ा इस लिहाज से एक मरतबा फिर अहम करार दिया जा रहा है। इससे पहले भी कई मरतबा डेडलाइंस दी गई कि अगले 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे बड़े अहम हैं, लेकिन कल रात गे तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो PSL से जुड़े अफराद हैं, जो कराने की बड़ी हद तक कोशिश भी कर रहे हैं और देखते हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं। वो NCMA जो वहाँ की UAE की है, जिस तरह हमारी NCOC काम करती है, उनके साथ उनके चल रहा था, मुज़ाकरात भी चल रहे थे और उनकी अपनी मीटिंग भी थी जिसमें उन्होंने बताना था कि प्रोडक्शन स्टाफ जो है, क्रू जो है प्रोडक्शन का, उसमें इंडियन अफराद जो शामिल हैं उनके करंटीना की मुद्दत किस हद तक कम की जा सकती है, कितना एग्जम्पशन मिलेगा उनको इस हवाले से। तो उसका रात गे तक कुछ सामने नतीजा नहीं आया था। अब सारे का सारा इन्हिसार इस बात पर है कि अबू धाबी में जो वहाँ की NCMA जो है वो इंडियन अफराद को कितनी इस्तिस्ना देती है उनके करंटीना में। अगर 5 दिन का उनका करंटीना हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा फिजिबल रहेगा बाकी बंदा मैचेस कराने के लिए। और अगर ये मुद्दत 7 और 10 दिन तक बढ़ती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जो स्केड्यूल है उसको हतमी शक्ल देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। जहाँ तक आपने टीमों की ट्रेनिंग का, क्या आप ये समझा रहे हैं कि इशू जो है, जो वो देखिए, एक तो प्लेयर्स हैं और ऑब्वियसली वो सारी टीम्स वगैरह हैं, दैट्स वन थिंग, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनकी टीम्स हैं जिन इंडियंस वगैरह की आप बात कर रहे हैं, तो इशू इस के ब्रॉडकास्टर्स की क्वारंटाइन टाइम जो है वो पूरा नहीं हो रहा, या फिर प्लेयर्स, मतलब इशू किस तरफ से आ रहा है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी उमर, अभी आपने जिक्र किया, जो विजुअल्स भी आप देख रहे हैं, इसमें कल से टीमों का जो पहली चार्टर्ड फ्लाइट से यहाँ से गए थे लाहौर और कराची से, उनका जो आइसोलेशन की मुद्दत थी वो कल ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उनकी कोविड-19 टेस्टिंग हुई थी, उसमें क्लियर आए थे, फिर उनको ट्रेनिंग की इजाज़त दे दी गई थी। अब जितने भी स्क्वाड्स हैं जो पहली चार्टर फ्लाइट से वहाँ पर पहुँचे थे वो बायस्की और बब्बल में हैं, उन्होंने तो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। जहाँ तक इनका तो कोई इशू नहीं है, जो बाद में प्लेयर्स यहाँ से जाते रहे हैं 2-3 मुख्तलिफ मरहलों में वहाँ पर पहुँचे, उनकी वक्त के साथ साथ आइसोलेशन मुकम्मल होगी और वो भी अपने अपने स्क्वाड्स का हिस्सा बनते चले जाएंगे। मेन इशू जो ये सारा आपके सामने ही है, ये जो सूरत हाल बन रही है, मसला उनका है, उनकी ये सूरत हाल जो बन रही है, इसमें कब तक शुरू होने के इम्कान हैं? अगर आपको नटशेल में आपसे पूछा जाए कि कब तक हो सकती है शुरू? जी रात जब आखिरी लम्हात, मतलब कि रात के जब हमारी बात हुई है तकरीबन 12 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के एक आला अहदेदार से हुई थी और उनका यही कहना था कि वो खासे पुरुमीद हैं कि आज इसके हवाले से ज़रूर कोई ना कोई शक्ल सामने आ जाएगी। वही मैं अभी जो बात कर रहा था, मेन डिपेंड कर रहा है जो प्रोडक्शन स्टाफ में शामिल हैं इंडियन अफराद, तकरीबन लगभग 16 के करीब वो अफराद हैं, उनके करंटीना की मुद्दत के ऊपर है। अगर उनके करंटीना की मुद्दत के ऊपर इस्तिस्ना मिल जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 तारीख तक ज़हन में है कि अगर 7 तारीख तक भी ये मिल जाता है, करंटीना की उनकी इस्तिस्ना हो जाता है और वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 9 तारीख को, और ये बहुत हतमी एक फ़ैसला होगा, आखिरी फैसला हो सकता है, इसको कहा जा सकता है कि 9 तारीख को करेंगे, क्योंकि उससे पहले उसकी वजह से डबल हेडर्स बहुत ज़्यादा होंगे और उसके ऊपर तमाम टीमों को, तमाम प्लेयर्स को, फ्रेंचाइजीज को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 9 तक इसको लेके चला जाता है, और ये आखिरी हद होगी। और 9 तारीख को अगर वो शुरू होती है और मतलब डबल हेडर्स ज़्यादा होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही दौरे इंग्लैंड के लिए स्पॉट्स का या नहीं होना। सुहेल इमरान हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल से मुतालिक में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें अपडेट्स किया। अच्छा, इससे एक उमर शरीफ का एक स्टेज शो, उसका एक सीक्वेंस मुझे याद आ गया। कुछ मेहमान आते, जल्दी से बताऊंगा, कुछ मेहमान आते हैं तो उनके सामने ना कुछ मटन और ये चिकन और गुलाब जामुन रखते हैं, तो कहते हैं खाना खाइए आप, शुरू कीजिए। तो अब वो बेचारा मेहमान जो है वो उठाता है चिकन, तो कहते हैं नहीं ऐसे रख दें, पहले आप ये गुलाब जामुन उठाएं। अब वो गुलाब जामुन खाने लगता है तो कहते नहीं अगर आप ये खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, फिर आप मटन नहीं खा पाएंगे। फिर वो मटन उठाता है, कहता है अगर आपने ये खा लिया तो गुलाब जामुन और चिकन कौन खाएगा? बेसिकली तो उसको अल्टीमेटली होता क्या, उसको पानी पिलाते और कहते हैं खाना कैसा था। हमारा ये हाल हो रहा है, हमारे साथ ये ना हो जाए, चुके हैं उधर, एवरीबॉडी इज वेटिंग, लेकिन अब ये स्टार्ट कब होगा वी डोंट नो।
किसी को कुछ खाना नहीं पता। कैसा था? और आज दुनिया भर में वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जा रहा है। यस, वर्ल्ड बाइसिकल डे, साइकिलों का दिन और साइकिल चलाने का दिन। और पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक में तो साइकिल्स का रुझान ना होने के बराबर है, लेकिन तरक्की याफ्ता कौमें जो हैं वो गाड़ियों को छोड़कर साइकिलों पर सफ़र करते हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल आपको बल्कि दिखा भी देते हैं। ये लो जी, ये हॉलैंड है जहां साइकिलों की तादाद आबादी से भी ज़्यादा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तफरीह नहीं हो रही, ये लोग एक्चुअली अपने कामों पे जा रहे हैं, कामों से घर वापस जा रहे हैं। जैसे आइए चंडीगढ़ पे, जैसे हम 6 बजे 7 बजे ट्रैफिक, तो ये साइकिलिंग साइकिल पे जा रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ से कंपैरिजन से पहले इनका ट्रैक देख लें आप जरा, और इनकी रोड देख लें। दे आर डिजाइंड इस तरह के साइकिलें चलाई जा सके। और ये पीक आवर्स में आपको दिखा रहे हैं, पूरी ट्रैफिक इनकी रोड्स बनी हुई हैं, लेफ्ट से कौन जा रहा है और राइट से कौन। आप देखिए क्या सोच है इसके पीछे। पाकिस्तान में भी अच्छा, हमें याद है कि बचपन में साइकिल्स जो है ना, अगर शायद आपने तजुर्बा किया हो, कुछ 2 रुपए 3 रुपए पर घंटा के हिसाब से ही मिलती थी साइकिल्स। अच्छा, आई डिडंट नो दैट यू कुड रेंट। वैसे अब तो अभी आप दुनिया में आराम से आप रेंट वगैरह कर सकते हैं साइकिल, लेकिन कहने का मतलब है एक गाड़ी आपको नजर नहीं आ रही। और हमारे यहाँ, आई एम सॉरी, लेकिन सिर्फ गाड़ियां ही प्रमोट होती हैं साइकिलिंग का। आप ये देखिए कि इसका फायदा जी, एक तो ट्रैफिक का, और ये देखें कि आपकी हेल्थ, यानी कितनी आप बेहतर फील करते हैं, वर्जिश सबसे ज्यादा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में साइकिलिंग कर रहे थे और साइकिलिंग प्रमोट भी हो रही थी और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वो हम आपको वीडियोस भी दिखाना चाहते हैं, बिकॉज हमारी अपनी भी हमारे पास है ना, तो हम अक्सर होता रहता है कि साइकिलिंग दिस इज आवर फॉरेन मिनिस्टर। ये देखिए शाह महमूद कुरैशी कैप लगा के, ये इस्लामाबाद के मनाजिर हैं जी, इस्लामाबाद के मनाजिर। दिस हैपेंड जस्ट अ फ्यू डेज बैक। और ये तो चले एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये किया हुआ है, जस्ट फॉर दैट। ये जरूरी भी है मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि भाई आप इस तरफ माहौल, दोस्त, जितनी भी चीज़ें हैं इस तरफ आए। तो नीदरलैंड में ये कुछ हो रहा है कि ये देखिए आप एरियल व्यू देखिए, देखिए वो एक माइंडसेट और रुझान की बात है। और उसके बाद देयर इज, ये टॉप शॉट हम हॉलैंड का इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि देयर इज नो कार हियर। आप देख रहे हैं कि कोई गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी, साइकिलें ही साइकिलें हैं। लोग आराम से अपनी अपनी साइकिल्स पर सफ़र करते हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक में तो साइकिल्स के लिए ये जो ट्रैक्स हैं वो भी मौजूद है, पाकिस्तान में भी इस हवाले से। अच्छा, ये सुने जरा, खान साहब ने भी, कैन वी शो कि खान साहब ने भी क्या कहा था रिगार्डिंग दैट। लेट्स सी दैट। स्विट्जरलैंड है, बेहतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। क्यों वो इतना खुशहाल मुल्क है, दुनिया में सबसे खुशहाल कौम है? क्यों? क्योंकि उनका बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम है। साइकिल पे वो जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उधर उनका प्राइम मिनिस्टर साइकिल करके ऑफिस जाता है, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूशंस मजबूत है। वैसे बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे मौसम भी वही चाहिए, नीदरलैंड्स वाला 12 महीने मौसम भी। यही बात है कि आप ये सोच के कि मौसम वैसा नहीं है, वरना मैं कर लेता। ये वही बात है कि मैं करना नहीं चाहता। हम वैसे सारे यही सोचते हैं। बैडमिंटन आपने वैसे खेला? हाँ, व्हेन आई वाज लाइक लिटिल, स्कूल वगैरह में खेला है, लेकिन बड़ा उसमें काम है। किसका? फुटवर्क, यानी आप ओह या, अच्छा, मैंने सोचा फुटबॉल के मैंने फुटवर्क कोर्ट कवरिंग का काम है सारा, कि आप किस तरीके से आगे। वो तो हम ये सारी बातें जो है आपको पता चल गया होगा कि मैं तो खेल चुका। हम उधर ही रहे थे, मुझे लग रहा था, तो क्यों ना छोड़ दें सब कुछ, पहले आप बता दें कि आप चैंपियन रहे हैं। अभी माहूर आएंगी तो उनसे बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलिए, we'll talk about that later। सबसे पहले जी इस कॉन्फ्रेंस की बात कर लें। और पाकिस्तान पहली मरतबा 5 जून को माहौलियाती आलूदगी पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सिर्फ 4 आलमी शख्सियात का चुनाव किया गया है। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, पोप फ्रांसिस और जर्मन चांसलर शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने के तरीक़ों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं अगर माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम ना किया गया तो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सुनिए ज़रा। एक ख़तरा है कि आने अगर इसी तरह टेम्परेचर ऊपर जाता गया तो उनके जो आगे पानी का मसले हैं वो बढ़ते जाएंगे। इस मूवमेंट का हिस्सा बन के हमें अभी से कोशिश करनी चाहिए कि इसके मिटिगेट करें, कम करें इसके इफ़ेक्ट्स। पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है। पहले हमने 2013 से लेके 2018 1 अरब हमने दरख्त उगाए पख्तूनख्वा में, जिधर हमारे सूबे में हुकूमत थी। अब हमने इससे भी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है, 10 अरब दरख्त सारे पाकिस्तान में लगाने का अगले 5 सालों के अंदर।
वज़ीर आज़म इमरान खान मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ आलमी सतह पर बड़े सरगर्म दिखाई देते हैं। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए जहाँ एक तरफ एजाज़ की बात है, वहीं ये ज़िम्मेदारी भी है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से किस तरह निपटना है, पाकिस्तान को भी ख़ुद को एक मॉडल के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है, कोशिशें करना पड़ेंगी। और इसी पर कुछ मज़ीद बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने हमें ज्वाइन किया। मलिक अमीन असलम साहब, 5 जून को माहौलियाती आलमी दिन भी मनाया जाता है और उसी दिन ये कॉन्फ्रेंस भी होगी। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का मेज़बान बन रहा है। ये एक एजाज़ तो है, लेकिन जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे, एक जिम्मेदारी भी। दुनिया को इस वक्त जो माहौलियाती चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान के ख्याल में इनमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसे फौरी हल की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इस साल माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जो है उसका और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसकी मेज़बानी कर रहा है। इसके साथ साथ ये दिन इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रिगर कर रहा है एक डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि अगले 10 साल जो हैं उनका फोकस जो है वो दुनिया ने तय किया है और इस दिन उसकी अनाउंसमेंट होगी। तो एक ऐसा सेशन है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चेयर करेंगे और उसमें ग्लोबल लीडर्स भी होंगे और यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वो इस डेकेड को ट्रिगर ऑफ करेगा। आपने ज़िम्मेदारी की बात की है, बिल्कुल सही बात है कि ये ना सिर्फ एक एजाज़ है बल्कि एक ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान जो बातें कर रहा है और दुनिया को कह रहा है करने के लिए, वो ख़ुद भी करके दिखाए। और अल्लाह के फजल से ये बातें हम ग्राउंड पे करके दिखा रहे हैं और यही वजह है कि आज ये पाकिस्तान को एजाज़ मिला है। हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट जो कि बिलियन ट्री के बाद आया, इस वक्त अल्लाह के फजल से बड़े सही तरीके से चल रहा है और उसमें हम 1 अरब दरख्त लगा चुके हैं। इसी तरह जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके तहत पाकिस्तान ने पिछले 10 महीने में तकरीबन 15 नए नेशनल पार्क्स अनाउंस किए हैं और उनके अंदर इंशाल्लाह एक नेशनल पार्क सर्विस अनाउंस करने लगा है जिसमें हम अपने यंग लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये कहिएगा कि मौजूदा हुकूमत माहौलियात के शोबे में काफ़ी सरगर्म नज़र आती है, बहुत कुछ किया जा रहा है इससे मुताल्लिक़, लेकिन मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है आप समझते हैं? क्या प्लान है मुस्तक़बिल के आपके और किस तरह दुनिया को एक मिसाल बनकर दिखाएगा पाकिस्तान? हमारे अडेप्टेशन के भी प्लान्स हैं, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ जो कि स्टडी भी कर रहा है। उनके जो वहाँ से पिघलाव बढ़ रहा है, जो उसकी मेल्टिंग बढ़ रही है, उसके साथ डील करने के लिए ना सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में बट उनके डाउन स्ट्रीम भी इकदाम करने की ज़रूरत है, जो कि हम एक ग्लोफ प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत मुतासर हुआ है माहौलियाती तब्दीलियों से और उसमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, जिसका हमने प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया और इंशाल्लाह 8 डिस्ट्रिक्ट में पायलट कर रहे हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में उसको फैलाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का पहली जो मोटरसाइकिल है इलेक्ट्रिक वो बन चुका है, पहला रिक्शा हमारा इलेक्ट्रिक बन चुका है और हमारी पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक जो है वो इंशाल्लाह इसी साल में असेंबली के साथ पाकिस्तान में बन जाएगी। उसकी इंशाल्लाह नुमाइश भी हम करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। इसी तरह हमारा जो बाकी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में ग्लोबल लीडर समझा जा रहा है, क्योंकि हमने इस चीज़ को मुतारिफ़ कराया है और इसको अपने डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया है कि हम दरख्त भी लगाएंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, उससे ग्रीन इकॉनमी भी चलेगी, उससे नौकरियां भी मिलेंगी। और ये इन सब चीज़ों के साथ साथ एक ग्रीन डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान को मदद कर रहा है, क्योंकि मुल्कों के साथ जो बातचीत होती है उसके अंदर पाकिस्तान की ये शनाख्त बन चुका है। मलिक अमीन असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ज़बरदस्त काम हो रहा है, जितना इन्होंने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, गिनवाई हैं, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड स्टेडीली। देखो वक्त की अहम ज़रूरत है पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर, बड़े इस वक्त फंड्स भी मुख्तस किए जा रहे हैं उसके लिए कि दुनिया को कैसे बचाना है। इट्स अ वेरी बिग डील कि पाकिस्तान जो है ये इसकी सदारत करेगा इस कॉन्फ्रेंस की। मूविंग ऑन, एंड सिंस हम बैडमिंटन की बात कर रहे थे, आपको मैं अभी भरपूर मौका दूंगी, लेकिन प्लीज़ पहले हम अपनी गेस्ट से बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि खेल के हर मैदान में पाकिस्तानी ख़वातीन मुसलसल कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं और बैडमिंटन की टॉप 150 रैंकिंग में टॉप 150 में शुमार वाहिद पाकिस्तानी खातून बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद अब वर्ल्ड बैडमिंटन ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार है। बिल्कुल, 2019 में माहूर ने बैडमिंटन के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने का एजाज़ आगाज़ किया उन्होंने और मुख्तसर अरसे में शानदार परफॉर्मेंस से नुमाया पोजीशन हासिल कर ली है। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर माहूर आज किसकी मेहमान है?
जियो पाकिस्तान की मेहमान है और ख़ास तौर पे हमने इनको बुलाया है ताकि इनके थ्रू हम बाकी यंग गर्ल्स को इंस्पायर कर सके। माहूर, हाउ आर यू? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो किधर से ज्वाइन कर रही हैं आप हमें? हर प्लेयर का एक ड्रीम होती है कि वो अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे, और इसी तरह मेरा भी ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं ओलंपिक्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वो करने में कामयाब हुई और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ओलंपिक्स 2020 में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अच्छा, ये कहिएगा, बतौर एक स्पोर्ट्स वुमन पाकिस्तान की दीगर ख़वातीन के लिए भी एक मिसाल बनने आप जा रही हैं, तो इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देंगी? इस कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे का नहीं है, बल्कि बहुत से लोग जिन्होंने मुझे इस रास्ते में, मेरी जर्नी में सपोर्ट किया, उन सबको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपने पापा को, जिनकी वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। अगर वो मुझे बैडमिंटन में ना डालते तो मैं कभी इस लेवल तक पहुँचती ना, मुझे पता ही नहीं होता कि बैडमिंटन क्या स्पोर्ट है और कैसे खेला जाता है। उसके बाद मैं अपनी मामा का बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब मेरी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मेरे मैचेस के लिए दुआएँ की, और उसके बाद मेरे जितने भी कोचेस हैं उन्होंने मुझे खिलाया, इमरान अंकल, सर नदीम, फरहान अंकल, इन सब ने मेरी बहुत अच्छे से मुझे ट्रेनिंग कराई। उसके बाद मैं सेक्रेटरी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन मिस्टर वाजिद अली, जिन्होंने मुझे बैडमिंटन एशिया के प्रोग्राम एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट में नॉमिनेट किया, जिसकी वजह से फिर मैं सेलेक्ट हुई, और फिर उसी को देखते हुए मैंने टारगेट किया कि हाँ, मैंने ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और जितने भी और बाकी जो मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, आयशा बाजी, डॉक्टर सईद, जिन्होंने हमेशा मेरे सपोर्ट किया भरपूर अंदाज से, तो मैं उन सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज़बरदस्त माहूर। अच्छा, ओलंपिक्स में जाना तो हो गया, लेकिन ये वाइल्ड कार्ड एंट्री है, अपनी सलाहियतें साबित करने के लिए परफॉर्मेंस भी दिखानी पड़ेगी, तो क्या खसूसी तैयारी करेंगी ओलंपिक्स के लिए या कर रही हैं? ये इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं कहेंगे। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होती है, और पाकिस्तान से कोई ना कोई पहले वाइल्ड कार्ड के थ्रू सेलेक्ट हो चुका होता ओलंपिक्स के लिए, लेकिन ये वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, ये इनविटेशन प्लेसेस है, और पूरी वर्ल्ड में से वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन सिर्फ 3 लोगों को सेलेक्ट करती है, और वो भी अगर वो उन क्राइटेरिया पे मीट करते हैं तभी सेलेक्ट करती है। तभी मैं समझती हूँ काफ़ी पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर हूँ जिसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, और इंशाल्लाह मैं अपनी कोशिशों को जारी रखूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी रैंकिंग वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स में आके इंशाल्लाह ओलंपिक्स 2024 में खुद अपने मेरिट पे क्वालिफाई करूँ। अच्छा माहूर, ये कहिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स दुनिया के किसी भी खेलों के मुकाबले में से अलग है, और ये कोरोना वबा में हो रहा है, बहुत सख्तियाँ भी होंगी, क्या ये कहा जा सकता है कि प्रेशर दुगना हो जाएगा इससे? जी बिल्कुल, जैसे कि लास्ट ओलंपिक्स हुए उनसे ये बिल्कुल ही डिफरेंट ओलंपिक्स होगा, और इस बार ओलंपिक्स में स्पेक्टेटर्स भी नहीं अलाउड हैं, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला भी। जैसे लास्ट में गई थी पोलिश इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला था, तो वहाँ पे मतलब जैसे नॉर्मली टूर्नामेंट्स हो रहे थे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था, और ये तो ओलंपिक्स है, इसमें और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, तो एक काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ इंशाल्लाह अच्छे से होगा, और इंशाल्लाह मैं खैर खैरियत से वापस पाकिस्तान आऊँगी, और इंशाल्लाह अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊंगी ओलंपिक। बहुत शुक्रिया माहूर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, वी आर रूटिंग फॉर यू। पूरा मुल्क ही है आपके लिए, और ख़ास तौर पे जीतने हारने की बात नहीं होती, जस्ट द होल एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेशन और कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना कि टैलेंट आप में मौजूद है, ये बहुत ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट दैट। और आपको बताएंगे आवाम की सहूलत के लिए पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने ई चालान SMS सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को अब चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बज़रिया SMS भी मिलेगा, और जुर्माने से मुतालिक तफसीलात गाड़ी का चेसिस नंबर 8811, मैंने उल्टा तो नहीं बोला, 8811 ही है, 8811 बिल्कुल, 8815 बिल्कुल, इस पर आप भेज कर किसी भी वक्त हासिल की जा सकती है जो भी आपकी गाड़ी की डिटेल्स हैं। जी, इसी पर कुछ मज़ीद बात करते हैं। पंजाब सेफ सिटीज़ के CEO कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और इससे मुताल्लिक़ हम मज़ीद ये जानना चाहेंगे कि ये ई चालान का प्रोसेस कैसे है, सेफ सिटी ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैसे मदद करेगा। पहले ख़ास तौर पर ई चालान पर ही फोकस करते हैं, फिर बाद में इसके और फ़ायदे क्या हो सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, ई चालान बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लाहौर में हमने इंस्टॉल किया है
और उसमें ना सिर्फ कैमरों के ज़रिए लाहौर की सर्वेलेंस हो रही है, बल्कि मुख्तलिफ तरह के कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें एक जो टाइप है कैमराज की वो ANPR कहलाती है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमराज, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को रिकग्नाइज करके और उन गाड़ियों को की तफसील को कैप्चर करते हैं, और कोई किसी हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से अगर कोई एविडेंस चाहिए तो वो रिकॉर्ड करते हैं, और पर्टिकुलरली जो चालान के हवाले से है या जो चलानिंग है, जो ट्रैफिक वायलेशंस रोड पे हो रही हैं, उनको कैप्चर करते हैं। इसमें 2 सिस्टम हमारे बुनियादी तौर पे चल रहे हैं ANPR कैमराज के ज़रिए। एक कराता है RLMS, रेड लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा है JTMS, जर्नी टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ वायलेशंस ऐसी हैं जो RLMS जो प्राइमरीली लगे हुए हैं जहां पे रेड सिग्नल्स हैं ट्रैफिक, वहां पे ट्रैफिक वायलेशंस को कैप्चर करने के लिए, और उसके अलावा गाड़ियों की व्हीकल्स की सर्वेलेंस के लिए भी। इसी तरह जो JTMS है, वहां से हम गाड़ियों की जो काउंट है, वॉल्यूम है, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, और ओवर स्पीडिंग की जो वायलेशन है वो वहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, ये कामरान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं आप, लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू टू मच डिटेल, ये सिर्फ लाहौर बेस्ड हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, तो उसमें तो बहुत से शहर आ जाते हैं, लेकिन ये वाला जो अभी न्यू इंट्रोडक्शन है ये लाहौर बेस्ड है। जी, ये चूंकि इस पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी का मैंडेट ये है कि पंजाब के तमाम जो बड़े शहर हैं ख़ास तौर पे उनमें ये इस किस्म के सिस्टम इंस्टॉल करने हैं। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पहला फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो लाहौर में इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसके बाद इसको कसूर में भी लगाया गया है। तो प्राइमरीली जब हम बात करते हैं तो अभी हम इसकी लाहौर की बात करते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट ने इस पर फंडिंग रखी हुई है। जो बाकी बड़े शहर हैं, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होने जा रहा है आने वाले वक्त में। जी, मरहलावार। जी, अच्छा, ये कहिएगा कि इसमें खैर ये डिटेल हो जाएगी, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अक्सर ये होता है कि आपके नाम पर नहीं है और ट्रांसफ़र पे कोई और चला रहा है, तो फिर वो जो चालान होगा वो किसके नाम पे आएगा अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है? जी, ये जो हमने SMS सर्विस शुरू की है, उसकी बुनियादी वजह भी यही बनी है कि जो चालान थे वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हम हार्ड कॉपीज़ की सूरत में उनके पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए चालान घरों पे भिजवा रहे थे, लेकिन वो एक्साइज के डाटा में, चूँकि हमारे कल्चर है ओपन लेटर पे गाड़ियाँ ख़रीद फरोख्त करने का, और उसको हम प्रॉपर एक्साइज के डाटा में जाके ट्रांसफ़र नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो गाड़ी चला रहा है गाड़ी उसके नाम पे नहीं है, जिसके पास चालान पहुँच रहा है वो गाड़ी बेच चुका है। तो वो चालान जब उसको ट्रैफिक, बिल्कुल कामरान साहब हम साथ स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, बड़ा अच्छा कदम है और बड़ा टाइमली और ज़रूरत भी है इसकी। कामरान साहब जल्दी से बता दें कि सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक आपको इस वक्त एज अ मॉडल कौन सा शहर लगता है कि हमने जो सोचा हुआ है, जिस तरह जो डेफिनेशन सेफ सिटीज़ की होनी चाहिए वो इस शहर में इम्प्लीमेंट हो चुकी है? जी, बुनियादी तौर पे तो लाहौर में ही हुई हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये मुमकिन नहीं है कि एक ही गो में आप पूरे शहर को या तो कैप्चर कर लें और या सारे फीचर्स उसमें ऐड कर दें। तो फीचर्स में प्राइमरीली कैमरास होते हैं कामरान साहब, ये बहुत से CCTV कैमरास। देखें, कैमरास तो सिर्फ हम आम फहम में समझते हैं कि कैमरास हैं। इस कैमरास की जो स्ट्रीम को लाना, उसके पीछे जो पूरा नेटवर्क है, असल इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, और साथ साथ अपग्रेड होती रहनी चाहिए। कैमरे तो एक बिल्कुल एंड पॉइंट है जहाँ से उसका सारी जो स्ट्रीम लेके आनी है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है लाहौर में हमने लगा दिया हुआ है। लाहौर में अब हमारी तकरीबन 2000 फाइबर ऑप्टिक हमारी अपनी सेफ सिटी की लाहौर में हमने कर दी हुई है। अब फ्यूचर में जो भी एक्सपेंशन होगी, हमारे पास बैकबोन लाहौर में अवेलेबल है, उस बैकबोन के ऊपर हमने स्केलेटन को अपने बढ़ाते चले जाना है। जी, अच्छा, कब तक आप ये समझते हैं कि पूरे पंजाब में हो जाएगा? वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पंजाब में कब तक हो जाएगा ये काम? देखिए, ये तो अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कॉग्निजेंट है, और गवर्नमेंट ने इस दफ़ा भी 2-3 शहर जो है हमारे बजट अब तैयार हो रहा है, उसमें ननकाना शहर को कवर करने, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से, सिख यात्रियों के हवाले से आपको पता है उसकी अपनी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, तो उसकी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए ननकाना इस दफ़ा गवर्नमेंट हमें दे रही है। साथ साथ जैसे मैंने लाहौर को कहा कि बैकबोन अवेलेबल है, लाहौर की एक्सपेंशन के हवाले से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, जो पॉइंट्स जब हमने कैमरे लगाए हैं तो क्राइम में डिस्प्लेसमेंट आई है, जो पहले हॉटस्पॉट्स थे वहाँ पे क्रिमिनल्स को पता लग गया कि वहाँ पे कैमरों में कवरेज आ रही है, पकड़े जाने का डर है, कुछ नए पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं, हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो गए हैं, उनको कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा पिंडी का प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट इस दफ़ा प्रोजेक्ट में प्लान कर रही है, बजट में प्लान कर रही है। अगर पिंडी की फंडिंग मिल जाती है तो पिंडी को भी किया जाएगा और उसको फिर इस्लामाबाद के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा, नहीं है कि सारे शहर एक ही वक्त में नहीं हो सकते।
जी, ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे ग्रेजुअली जो गवर्नमेंट जैसे जैसे फंडिंग अवेलेबल होगी, पिछले 2 साल से क्योंकि सारी फंडिंग हमारी हेल्थ केयर में कोविड की वजह से चली गई है, तो डेवलपमेंट पे उस तरह इन्वेस्ट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो अब इंशाल्लाह शुरुआत तो हो गई है और ये जितनी जल्दी मुकम्मल हो जाए उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आपने वक्त दिया, और पूरे पाकिस्तान में जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। और जहाँ लगा हुआ है वहाँ भी बड़ा इफेक्टिव हो जाए तो क्या हो जाए, कराची में हो जाए तो बेस्ट, क्योंकि कराची एक्चुअली नीड्स। कल ही हम स्ट्रीट क्राइम्स और सारी बातें कर रहे थे, और बिल्कुल थोड़ी सी कोविड की बात कर लें। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वबा का जोर जो है वो टूटता नजर आ रहा है। थैंकफुली कई हौसला अफजा खबरें जो हैं वो आ रही हैं। मुल्क में आज से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के कोरोना वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उलमाए कराम से जुमे के इज्तिमात में कोरोना वैक्सीन लगवाने की खुसूसी तलकीन की अपील की है, हिदायत भी की है, उन्होंने अपील की है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कहिएगा, ये वबा की शरह कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये वबा ख़त्म हो गई है, ये बिल्कुल वाज़ेह रहना चाहिए कि अब केसेस और कम हों। क्या इसके लिए इस वक्त ये नाफिज तमाम पाबंदियाँ जारी रखने का ज़्यादा बेहतर नहीं है फैसला कि अगर उसको कंटिन्यू किया जाए मज़ीद अभी? बड़ा मुश्किल और कठिन फैसला होता है कि आपको पता है कि जो मईशत के हालात हैं, लोगों का कारोबार बंद करना, और उसमें आप ये देखें कि पहले जब तेज़ी से इसकी शरह में इजाफा हो रहा था तो हमने माह की टाइमिंग 6 बजे तक की थी। जब हमने देखा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है लेकिन हम उससे बरी ज़िम्मा नहीं हुए, तो जितने भी फ़ैसले होते हैं वो हक़ाइक़ को और ज़मीनी हक़ाइक़ यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है उनकी बेसिस पे किए जाते हैं। तो हम आवाम को आपके चैनल के तवस्सुस से फिर दोबारा बताते हैं कि कोरोना से अभी हमारी जान छुटी नहीं है, और हमें जो कोरोना है उसका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर से करना है। फिर एक और बड़ी वजह भी ये है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है उसमें भी चूँकि तेज़ी आई हुई है, हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। अभी फ़िल वक्त हम कोई यौमिया 3 लाख के करीब कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, और अगर मज़ीद शहरी कोऑपरेट करते हैं तो इंशाल्लाह हम मज़ीद जो पाबंदियाँ हैं उनमें नरमी लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत साहिबा, वफाकी हुकूमत ने अपना टारगेट बताया कि इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन करनी है, तो ये बड़ा नंबर है, लेकिन आलमी दायरा सेहत की तजवीज़ के करदा जो शरह है उससे ये अभी भी कम है। तो इससे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, इसके लिए पंजाब हुकूमत अपने तौर पर मज़ीद वैक्सीन जो है वो मंगवा क्यों नहीं लेती? मतलब ये एक आइडिया है, वफाकी हुकूमत को बड़ी सपोर्ट मिलेगी इस चीज़ से। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को आपको देखना होगा कि हमने टारगेट इंशाल्लाह मीट करना है 7 करोड़ का, लेकिन ये वजह ये नहीं है कि जो आप जो समझ रहे हैं फंड्स की कमी का कोई सामना नहीं है, ना पंजाब गवर्नमेंट को ना फेडरल गवर्नमेंट को। इनफैक्ट जो ममालिक भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अपने मुल्क के शहरियों को प्रेफर कर रहे हैं। आप देखें कि जब इंडिया में ये तेज़ी से फैला तो उनके जितने भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदे थे उन्होंने कैंसिल कर दिए, और अमेरिका भी ने भी उसकी एक्सपोर्ट बंद की हुई है। इसी तरह पाकिस्तान जो है, अब शुक्र है कि इंशाल्लाह अगस्त के अंदर हमारी 10 लाख जो फाइज़र की डोजेज़ हैं वो भी हमें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें गुड न्यूज़ इज़ कि अब पाकिस्तान ने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ना हमारे पास वैक्सीन की इस वक्त कमी है, और इसीलिए हमने हर एज ग्रुप के लिए आपको पता है ओपन कर दिया है। तो आप भी लोगों से अपील करें कि आप आएँ, अपने करीब तरीन जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे आएँ, वैक्सीनेशन कराएँ अपनी। यही एक हमारे पास मसले का हल है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं, वापस अपने कारोबार को, मामूलात ज़िंदगी को वापस रूटीन में जाना चाहते हैं, तो हमें वैक्सीनेशन हर सूरत लगवानी है। बिल्कुल मुसर्रत चीमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और हम तो रोज़ आवाम से यही अपील कर रहे हैं। हम तो अपना एक जो है एक्सपीरियंस वो भी साथ साथ बता रहे हैं। वी हैव गॉटन वैक्सीनेटेड, हमारे जानने वाले बहुत से लोग कर रहे हैं, और अब तो चूंकि 18+ ओपन हो गई है बात, तो इवन द यंग पीपल जो कि ज़्यादा कीन है करवाने के लिए, बिकॉज वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। मेरे जो एज ग्रुप के लोग हैं वो अब जाके करवा सकते हैं। तो मैं तो ब्रेक ले रही, मैंने इसके बारे में बात ही नहीं करनी।
कोरोना को Please ना आप लोग जाएं। और वैक्सीन को हाँ कहते जाइए। आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन की तेज तर मुहिम के नताइज पर बरतानिया में भी सामने आने लगे हैं। उनके सारे नताइज आपको बताते हैं कि कोरोना से अमवात थम गई हैं और एक दिन कबल बरतानिया में कोरोना से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं हुई, विच इज़ अ वेरी बिग डील। 75% आबादी को वैक्सीनेशन जो है उसकी पहली डोज लगाई जा चुकी है। 50% यानी 50% आबादी को मुकम्मल वैक्सीनेट किया जा चुका है। जी, बरतानिया में हालात बड़ी जल्दी नॉर्मल होते नज़र आ रहे हैं और बरतानिया में क्या सूरत हाल है हमने बात की ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से, उनसे ज़रा जान लेते हैं क्या थोड़ी देर पहले एक्चुअली उनसे बात की थी। सबसे पहले तो हमने मुर्तज़ा से ये पूछा था कि बरतानिया में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैला था, बड़ा जानी नुकसान भी हुआ था, लेकिन अब अमवात कम होती जा रही हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि हुकूमती पॉलिसियाँ काम कर गई? और मुर्तज़ा ने हमें ये जवाब दिया। जी, बरतानिया में तकरीबन 1 साल के बाद पहली बार 0 डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं, यानी इसको बहुत बड़ी एक खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है कि ऐसा दिन भी आया है कि जब एक तरफ पीक ये थी कि एक दिन में तकरीबन 4,500 से 5,000 लोग भी कोविड-19 की वजह से मरे, और अब जो मुख्तलिफ मैज़ ली गई हैं उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो पहली बार कोविड-19 की वजह से एक डेथ भी नहीं हुई, जिसको बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। और इसको डेफिनेटली जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जो कोविड जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसकी सक्सेस के तौर पर देखा जा रहा है, चूँकि जो पीक पर तकरीबन 4,500 से 5,000 लोग सिर्फ एक सिंगल डे में मरे हैं। एक दिन में एक वक्त ऐसा भी था कि तकरीबन 35 से 40 हज़ार केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। जो ओवरऑल जो डेथ रेट है वो अब तकरीबन फ्लैट होता जा रहा है, और उसके साथ साथ जो केसेस जो नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो तकरीबन 40,000 पर डे केस था वो अब कम होकर तकरीबन 2,500 से 3,000 नए केसेस वो सामने आ रहे हैं। जो वैक्सीन ड्राइव है वो इस वक्त तक बहुत सक्सेसफुली चल रही है और उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो कम हुआ। बरतानिया में बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इससे पहले ख़त्म हो चुकी हैं, और अब तकरीबन 2 वीक्स के बाद इस महीने की 21 तारीख को बरतानवी हुकूमत ने नेक्स्ट रोड मैप का ऐलान करना है, और लग ये रहा है कि जो मुकम्मल तौर पर बरतानिया को खोल दिया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अभी तक जो इस वक्त तक उनका प्लान यही है कि वो समझते हैं कि जो डेटा उनके सामने रखा गया है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि अब हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं और बरतानिया को खोला। 21 तारीख तक नेक्स्ट रोड मैप जो होगा उसका ऐलान हो जाएगा, और यही कहा जा रहा है, तवक्कुआत यही है कि तमाम चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़ी बहुत भी पाबंदी है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुर्तज़ा ने बड़ा डिटेल में बताया, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वांट इन पाकिस्तान। अगर थोड़ी सी हमें नॉर्मलसी चाहिए ना ज़िंदगी में, बिल्कुल, तो हमें वैक्सीनेट अपने आप को और ज़्यादातर पॉपुलेशन को, जिस तरह हम कह रहे हैं 75 to 80% हो जाना है। अदरवाइज अब मुर्तज़ा के पीछे से भी एक वैसी एक बंदा था जो गुजरा है जिसने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। पाकिस्तान में मुझे हुआ अभी ये तशवीश जो पहले थी ना अब वो नहीं है, क्योंकि वो सिलसिला ना चल निकला है, यानी अब वैक्सीन भी लग रही है लोगों को, लोग जा भी रहे हैं, तो ये कि वक्त थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन जैसे लोगों को मोटिवेट करना पड़ रहा था ना पहले, वो मेरा ख्याल है कि वो मोटिवेशन यानी सिलसिला चल निकला है, तो अब ये कि आगे बढ़ के। अच्छा, मुर्तज़ा से हमने ये भी सवाल किया कि बरतानिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़ी जल्दी शुरू किया गया और बड़ी तेज़ी से ये नज़र आ रही थी, ये जो कैंपेन थी सारी, क्या अब तक जो टारगेट रखे गए थे वो सब पूरे हो गए हैं? मजमूई तौर पर जो भी इम्यूनिटी हासिल करने की जो बात की जा रही थी वो हो गई, यानी क्या जवाब दिया मुर्तज़ा ने, ये भी देखिए। इस वक्त तक बरतानिया में तकरीबन 40 मिलियन लोगों को जो फर्स्ट डोज है वो कोविड जो वैक्सीन है वो उनको लग चुकी है। तकरीबन 25 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको दोनों जो वैक्सीन है वो जिनको लग चुकी हैं, और अब सिर्फ जो यंग लोग हैं और जो तकरीबन 25 साल से कम उम्र के लोग हैं वो बाकी हैं जिनको अब वैक्सीन लगनी है। जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स थे, जिसमें ख़ास तौर पर जो केयर होम में जो काम करने वाले लोग थे, जो वल्नरेबल जो बड़ी उम्र के लोग थे, उन सब को अब तकरीबन जो दोनों जो डोजेज़ हैं वो लग चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उसके साथ साथ जो बरतानवी हुकूमत ने जब से जो वैक्सीन आई है पिछले 6 से 7 महीनों में, उन्होंने 24 आवर्स की बुनियाद पर उन्होंने सिर्फ यही किया है कि जो वैक्सीन है उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया गया कि लोगों को जो वैक्सीनेट किया जाए। ये ड्राइव अभी तक सक्सेसफुल रही है, और अब ये इस हद तक इसको कामयाबी से आगे बढ़ रही है कि जो मुख्तलिफ कम्यूनिटी सेंटर्स हैं, मुख्तलिफ जो इज्तिमात वाली जगह हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर बसें जाती हैं जहाँ लोगों को इन्वाइट किया जाता है कि वो आएँ और मुफ्त वैक्सीन लगवाएं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
चलें, देयर यू गो, ये आपको बता दिया है। और मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड इन द यूके, और वो काफ़ी जो एक टेंशन थी कोविड की पिछले 1.5 साल से, उससे वो निकल आए हैं, विच इज़ ग्रेट, वी कैन डू इट टू। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल अपडेट भी देंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नहीं, यही बता दें। नहीं, ताजिकिस्तान के सदर की और वज़ीर आज़म सेहत कितनी ज़रूरत है, और सेहत को आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेहत, ये इतना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्जांपल हमारे सामने कल परसों ही सामने आ गया जब ताजिक सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे और उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स इमरान खान से। अब मज़े की बात यह है कि दोनों की, ये ताजिक सदर की और हमारे वज़ीर आज़म की बर्थडेज और साल एक ही है, तो दोनों की बर्थडेज हैं जी 5 अक्टूबर 1952 को। लेकिन फ़र्क हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं बिकॉज हमें पता है कि खान साहब कितना केयर करते हैं अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं जाने देते, और रिजल्ट जो है वो सामने, सेम एज के दोनों ये हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं। 100 मोस्ट हैंडसम मैन ये ट्विटर पे चल रहा है, और उसमें खान साहब पाकिस्तान से हैं। एब्सोल्युटली, तो मतलब देयर इज नो और धरने के दिनों में भी एक्सरसाइज वो आपने देखा था, वो डंड वगैरह लगाना हो। हाँ। तो ये और लोग नॉमिनेट कर रहे हैं खान साहब को बाय द वे ट्विटर पे, ताकि वो जो है टॉप 100 में आ जाए। ओके, अच्छा, बस अब क्लोजिंग ही करनी है, मुल्क में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, ये असद उमर ने कहा है, ये कहते हैं।